जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर में। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। तो लगभग इस चैप्टर का अगर हम वेटेज काउंट करें तो ये 4 मार्क्स का तो एक मैक्सिमम लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया 3, 2 लगभग 7 या 8 नंबर का इसी चैप्टर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो खूब अच्छे से समझेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम फटाफट देख लेते हैं। पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा बेटा, फिर इसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं लगभग 2 नंबर में, धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति मैक्सिमम मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, धारा घनत्व एवं चालकता में संबंध। शायद मैंने ये ऑफलाइन क्लास में नहीं करवाया, फायदा हो जाएगा। ये तो क्लास 10 के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सेकंड पोर्शन, ये अभी तक फर्स्ट पोर्शन था बच्चा, अब सेकंड पोर्शन में क्या इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन यानी हम पढ़ेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये बहुत बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, कब सेलों को श्रेणी क्रम में कब समांतर क्रम में जोड़ना, ये हम इससे सीखेंगे। हम जो बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट और फिर सेकंड और इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, बस इतना ही आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भैया ये तो पूरा ही चैप्टर हो जाएगा। जी हाँ, 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको आज कंप्लीट करा दूंगा। चलो 1.5 नहीं, मान लो 2 घंटे की वीडियो हुई है, 120 मिनट। अब आप इसको नॉर्मल स्पीड में तो देखेंगे नहीं, मैं सब जानता हूँ। आप कैसे देखेंगे इसको एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना स्पीड पर देखेंगे। तो 120 मिनट 1.5 गुना यानी कितना रह जाएगा बेटा, आप इसको 80 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे, 1.5 घंटे से भी कम। आइए क्विक रिवीजन के लिए तैयार प्यारे बच्चों। लेकिन ये वीडियो मैं बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ये कोई फाउंडेशन क्लास नहीं है। इसमें हम कि भाई बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आ जा रही हैं, सारी थ्योरी मैं आपको इसमें रिवाइज करा देता हूँ। आइए, धारा वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे कह रहे हैं कि भैया यहाँ आपने विद्युत धारा क्यों लिख दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे समझ जाए धारा वैद्युतिकी, कोई बात नहीं। तो क्या हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है विद्युत धारा प्यारे बच्चों? जिस तरह जल द्रव के प्रवाह के लिए दाबांतर प्रेशर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, जिस तरह किसी चालक में ऊष्मा अगर बहनी है, स्थानांतरित होनी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो क्या होना जरूरी है? हाँ, टेम्परेचर तापांतर का होना आवश्यक है। बिना तापांतर के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, इसी तरह से चालक में आवेश के प्रवाह के लिए, जी हाँ, विद्युत विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। आवेश, धन आवेश एक्चुअली हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करता है और चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम बेटा विद्युत धारा बोल देते हैं। तो यानी प्यारे बच्चों, इसको आप लिखोगे कैसे? I is equal to Q/T, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को। ठीक है, ये सब 10th की बात है। तो Q का अगर मैं मात्रक कहूं कि भैया कूलाम, समय का मात्रक कि भैया सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, इसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अगर मैं आपसे कहूं 1 कूलाम या कहिए 1 एम्पियर, तो उसके लिए
यानी किसी चालक से 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो हम कहेंगे चालक में बहने वाली धारा कितनी है? 1 एम्पियर। अब क्या तुम्हें याद है 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के इक्विवेलेंट होता है? सोचो, पॉज करो वीडियो को, सोचो। हम नहीं कर रहे पॉज, हम तो फटाफट देखते चलेंगे। देखो चीटिंग भी करते हैं भैया के साथ। Q की वैल्यू मैंने कहा 1 कूलाम, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है हमारे पास बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू आएगा सॉल्व करके 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यानी अगर किसी चालक के सिरे या किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकेंड में इतने 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कितनी धारा बह रही है प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर। ये हो गया। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि, जबकि इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन चूंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। तो ये तो इंट्रो हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग कि भाई चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अनुगमन वेग कैसे डिफाइन करें। अच्छा, जैसे मान लो मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से सिखाना चाहूंगा बच्चों। जैसे मान लो इंटरवल हुआ, ठीक है, और सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं? खाली नहीं खड़े, भागे फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई इधर कूद रहा है, चोर सिपाही इधर, है ना, गेंद या क्रिकेट वगैरह जो भी खेल रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, औसत जो हम कहें ऊष्मीय वेग है ना, ऊष्मा के कारण जो उनका वेग है वो ऊष्मीय वेग कहलाएगा। अब अचानक से ही मान लो ग्राउंड में आ जाते हैं प्रिंसिपल सर, और प्रिंसिपल सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मान लो, ये सुनो, ठीक, तो और उन्होंने छड़ी भी ले रखी है हाथ में। तो हुआ क्या? उन्होंने सब बच्चों को ऑर्डर दिया कि सारे के सारे बच्चे क्या करो, एक सीधी लाइन में चलना है। ठीक है भैया, और उन्हें मान लो गुस्सा आ रहा, उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे क्या किया, सब बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी। भैया देख रहे हैं आप, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर। और प्रिंसिपल सर ने क्या कह रखा है कि दौड़ना है तुम्हें, नहीं तो पीछे से ना डंडा फिरेगा। अब बच्चे बेचारे क्या करें, ऑर्डर भी मानना है। बच्चे तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे ऑर्डर मानेंगे जरूर, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रास्ते में पत्थर आए, टकरा के गिर गए, भैया हे राम बचा ले हमें, फिर उठे। क्यों? सर का ऑर्डर मानना है। आंखों पट्टी बंधी हुई है, रास्ते में क्या है, वो जो हिंड्रेंस है, बाधाएं हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो प्यारे बच्चों, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम हो, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो धनायन है जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकले थे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भाई सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत विभवांतर कौन है? प्रिंसिपल सर, प्रधानाचार्य जी। विद्युत विभवांतर के कारण चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगेगा। किस तरफ? क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे, टकराएंगे धनायनों से, उनका वेग कम होगा लेकिन फिर से चलेंगे। तो इस निश्चित नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसको शो किससे करते हैं कि भैया इसको शो करेंगे हम वी डी, डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ पाए बेटा? ठीक।
अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत कम, तकरीबन देख लो कितनी कम है, बहुत ही छोटी। लेकिन आप ये मत कहना कि भैया इतने धीरे धीरे चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो धारा कैसे बह रही है, तुम समझ नहीं सकते। कॉपर के लिए अगर बात करूं तो 1 घन मीटर में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में। तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है चालकों में, इस वजह से विद्युत धारा हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये रही बात बेटा अनुगमन वेग के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं, बिल्कुल दिमाग तक छोड़ कर आऊंगा। आइए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। लो जी, संबंध के बारे में बात करते हैं। कौन किसका है ना, ताऊ है, कौन चाचा है। आइए, मेरे पास कोई चालक है, ठीक है, उसके सिरों को मैंने किससे, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है भैया। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे। धारा की दिशा, जी हाँ, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, यानी धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर ऐसे बहेगी। ठीक है बेटा, अब सुनो आप। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि भाई मैंने ऐसे मान लिया कि एक इसमें काल्पनिक बेलन ले लिया है, इसकी लंबाई कितनी ली है L, ये सिरा P है बेटा, और ये वाला सिरा ले लिया Q। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो Vd। हमारे पास फॉर्मूला होता है, कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी कह सकते हो। यानी बेटा अगर मैं तुमसे ये L की वैल्यू पूछूं कि t समय में, जी हाँ, t समय में इलेक्ट्रॉन Q से मान लो कहां तक पहुंच जाता है, P तक, तो कितनी दूरी तय करेगा? जो दूरी होगी t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देता हूं है ना बेटा, सारी तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये क्लास रिवीजन के लिए, तय की गई दूरी, दूरी कितनी होगी, चाल गुणा, और ये कितना आएगा बेटा, समय, तो Vd इंटू टी, ये वाली डिस्टेंस। अब आप सोचो, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, सुन लेना मेरी बात, वो t समय बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और जो इलेक्ट्रॉन पीछे है वो आगे आ जाएगा। यानी कि सोचो ये एक दरवाजा है, आगे पार्टी चल रही है और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मटर पनीर पुलाव खाने, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t समय में इस बेलन में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले मैं इस बेलन का आयतन निकाल लूं बेटा। बेलन का आयतन, ओ भैया ओ देखिए कितने खराब बच्चे हैं, वो बेलन वो वाला ना है जिससे तुम्हारी पिटाई करती है तुम्हारी मम्मी, ना ना, वाला बेलन नहीं है, सिलेंडर है ना बेटा, जो कक्षा 9-10 में पढ़ा है। फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। मान लिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, एच, एच ये वाली लंबाई, यानी वो कितनी है बेटा, वी डी इंटू टी। पाई आर स्क्वायर हाइट की जगह आ गया बेटा एल, और एल की वैल्यू वी डी इंटू टी। ये तो मैंने निकाल लिया है इस बेलन का आयतन। मैं मानकर चलूंगा, माना प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है बच्चे, छोटा है, 1 मीटर क्यूब में, ऐसा मानकर चलिए। तो इस आयतन में कितना हो जाएगा, तो बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा एकांक आयतन में कितनी मान ली है, n, तो n से गुणा कर दो इस आयतन की, n ने Vd
और इंटू बेटा कितना आ गया टी। ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, यहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भैया। अब हमारे पास फॉर्मूला होगा चालक में प्रवाहित धारा टी समय में, यानी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q अपॉन टी। फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। इस फॉर्मूले में Q बराबर एन ई में यहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ n डिफरेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्यारे बच्चों n की जगह कौन आएगा, ये है n a v d t। t से भैया t कैंसिल, n a v d। लो भैया ये रिलेशन आ गया। ये किस किस में, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में आवश्यक संबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए तब क्या होता है बेटा, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात नियत रहता है। 10th क्लास में पढ़ा है हमने। यानी प्यारे बच्चों V, माही बच्चे याद नहीं दिलाया, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी जाकर देखें ना तो पता कैसे लिखा है उन्होंने ये नियम, बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन लैंग्वेज, 10th क्लास की एनसीईआरटी। यदि किसी चालक की भौतिक, क्या है भौतिक अवस्थाएं, ताप, चालक का ताप, दाब, उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर इनमें कोई परिवर्तन ना हो तब भौतिक अवस्थाओं से ये मतलब है। चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए तब उसमें प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखेंगे। अरे कौन सा सही है भैया, दोनों सही है, लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ टीचर जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी करते रहते हैं कि ये है वो, अरे दोनों समानुपाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आई भाई आप पहले क्या करो, पहले विभवांतर लगाओगे, धारा बहने लगेगी, पहले विभवांतर लगाएंगे तो प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होनी चाहिए। अगर यहां यूज कर रहे हो आप तो कांस्टेंट हो जाएगा भैया 1/r, और अगर यहां यूज कर रहे हो तो r हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट है ना, कांस्टेंट पर डिपेंड कर जाएगा। ये रहा, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, चालक का प्रतिरोध। तो हो गया V इज इक्वल टू IR। ये है बेटा ओम का नियम। तो आप इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आप ये लिखेंगे, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं को न बदला जाए तब उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात नियत रहता है। ठीक है बेटा। अगर हम ग्राफ खींचें, तो ग्राफ क्या आएगा बेटा, तो जा ही नहीं रहा। अगर ग्राफ खींचा जाए, चलो ये V में ले लेता हूं इधर x एक्सिस पर। बेटा जब चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर शून्य है तो धारा होगी ही नहीं उसमें, यानी V शून्य तो I भी, यानी यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। अगर दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती हैं तो उनके बीच ग्राफ हमेशा सरल रेखीय आएगा। ये हो गया बेटा। अच्छा थोड़ा सा और बात कर ले। यहाँ पर जो R है इसे चालक का प्रतिरोध कहेंगे, इसका मात्रक कि भैया इसका मात्रक है वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलेंगे बेटा, ओम। ये हो गया, चलो ऐसे कर देते हैं। ये इसका सिंबल हो गया बेटा कि भैया हम तो इस प्रूफ के लिए बैठे हैं, ये भी कोई प्रूफ है, बच्चों वाला प्रूफ, इतना बेहतरीन करा दूंगा आप भी कहोगे क्या करा दिया भैया। जी हाँ, थोड़ी सी थ्योरी भी है, मैक्सिमम मार्क्स का आता है। कैसे करें,
वही थ्योरी लिखेंगे कि हमारे पास कोई चालक तार है, उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसके सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया है, जिस वजह से इसमें एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है। अगर विद्युत बल है तो वहां त्वरण जरूर होगा। तो विद्युत बल की थ्योरी लिखने के बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण A इज इक्वल टू, अरे ये कहां से आ गया, घर से आया आपने और कहां से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ। F कितना बल लग रहा है, वैद्युत बल, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। लो बोल रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं E, क्यों, इलेक्ट्रॉन के आवेश को बेटा E से शो करते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में प्रूव करवाया था। तो यहां कितना होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन D, मैं चालक की लंबाई L ले रहा हूं बच्चों, तो ये हुआ V अपॉन L, E अपॉन M, तो भैया L को अपॉन में ले जाओ, तो VE अपॉन ML। ये तो हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण वैद्युत बल के कारण। ठीक है, अब हम अनुगमन वेग के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद कॉफी पीऊंगा भैया, इसके बाद कॉफी पिएंगे। हाँ आइए, तो अनुगमन वेग, अभी तो बताया तो प्रिंसिपल सर वाला उदाहरण कि जब विद्युत विभवांतर नहीं था तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे ना, बच्चे खेल रहे थे। जब तक प्रिंसिपल सर नहीं थे तब तक बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो कैसे खेल रहे थे, इधर उधर भागे फिर रहे हैं अनियमित रूप से। यानी जब विद्युत विभवांतर नहीं था तो उनका भी अपना कुछ ना कुछ वेग था। मान लो कितना था एक इलेक्ट्रॉन का वेग u, पहला है तो 1 ऊष्मीय वेग। फिर इसके बाद जब वैद्युत बल लगने लगा तो एक नया वेग और आया त्वरण की वजह से। बच्चों क्या तुम्हें पता है कि भैया त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होता नहीं होता। हाँ, तो कितना वेग और आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो समय, यानी अपना वेग था इलेक्ट्रॉन के पास u1, त्वरण के कारण एक और वेग आ गया ये, तो कुल वेग हो गया u1 प्लस a τ1। ये τ1 तो बता दो, बता देना। टो है बेटा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, शांति का। क्या हो रहा है कि भाई जब बल लगना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धनायनों से टक्कर करते हैं। मैंने बताया रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे कि एक धनायन से टकराया, फिर उठा, फिर टकराया, फिर उठा, यानी कि दो क्रमागत जो टक्कर हुई, पहले धनायन से फिर दूसरे से, इन दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को ही बोलते हैं बेटा श्रांति काल। ठीक है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो u1 अपना था, a τ1 और मिल गया, तो जो अनुगमन वेग होगा वो सभी इलेक्ट्रॉनों के इन वेगों का औसत होगा। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग प्यारे बच्चों, दूसरे का, इतना फायदा होने वाला है इन क्लासेस से बेटा, पूरी फिजिक्स रिवाइज करा दूंगा 10 फरवरी तक। इतना फायदा होने वाला है कि जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे ना, सब कुछ इसी में से मिलना, सारी थ्योरी, सारी थ्योरी। तीसरे का कितना होगा बेटा, चौथे का, मान लिया n है, औसत निकाल रहे हैं, जितने आपने लिए उनसे भाग कर दो। देखना मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, ये प्लस, अब दूसरे टर्म्स मैंने a कॉमन ले लिया बेटा इनमें से, ये तो कितना बचा, τ1 प्लस τ2 अपॉन n। Vd बेटा ये है औसत ऊष्मीय वेग, जो कि शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं,
विद्युत बल की अनुपस्थिति में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्षण इधर जा रहा होगा तो उन असंख्य इलेक्ट्रॉनों में से उसके जस्ट उसी वेग से विपरीत जरूर जा रहा होगा। तो वेग है सदिश राशि, परिणामी वेग हो जाएगा शून्य। तो इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना हुआ बेटा? शून्य। ये ऐसे लिखा। टो 1, टो 2, टो 3 ये औसत श्रांति काल, सबका योग बटे उनकी संख्या। तो औसत श्रांति काल को मैंने किससे शो कर दिया बच्चा? टो से। तो वी डी की वैल्यू आ गई ए इंटू टो। अभी अभी मैंने आपको प्रूव करवाया था विद्युत धारा I इज इक्वल टू NA और ये VD और कितना है E, 2 नंबर में जो आता है। फिर इसके बाद भैया I को ऐसे ही लिख दें, N A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD कितना है? A इंटू टू, ये है E, I N A ये है त्वरण, मैंने पहले ही निकाल लिया है, VE अपॉन ML। इनटू और कितना रह गया? टो, और बेटा रह गया E। तो V अपॉन I, V अपॉन I, V को यहीं रहने दिया, I को अपॉन में ले जाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये हुआ ML अपॉन NE स्क्वायर टू I। देखना यही है क्या? हाँ, ML है वो ऊपर पहुंच गया, N E की E से गुणा की E स्क्वायर, टो भी है, A भी है। अब एक नियत ताप पर ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। क्यों? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, L है लेंथ ऑफ वायर, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सब कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शांति काल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ताप नियत रहे तो ये सब नियत है प्यारे बच्चों। बस जी, यही किसका नियम है? यही है बेटा ओम का नियम। और यहां ये जो राशि आ जाती है बेटा, ये वाली, यही है चालक का प्रतिरोध। ML अपॉन NE स्क्वायर टो A। ठीक है, फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लो। जिसे कॉफी पीनी हो वो भैया मेरे साथ कॉफी पी सकता है। मजा आ गया भैया, बड़ी टेस्टी कॉफी थी। हाँ, अब आओ विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कभी कभी ये भी आता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है बेटा, दोनों को मिला दो। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओ तो कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है रो, L अपॉन A। यही है बेटा, रो एक नियतांक है, इसी को बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ये चालक का अभिलाक्षणिक गुण है, किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, फिक्स्ड रहेगा। अलग अलग पदार्थों के लिए, धातुओं के लिए रो का मान अलग अलग होगा बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मात्रक क्या होगा, तो लो देखो बेटा, अभी मात्रक भी निकालते हैं। आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का, लंबाई का मीटर, यानी क्या आ गई इसकी यूनिट?
ओम मीटर। ठीक है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम। बेटा प्रतिरोध का जो मात्रक है उसका, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे बोलते हैं बेटा चालकत्व। चालकत्व किसका उल्टा हो जाएगा बेटा? प्रतिरोध का। सुनना, बड़ी अच्छी सी चीज बताने वाला हूं। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, तो चालकत्व कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम को ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा OHM, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? उल्टा लिख दिया, मो आधा मा हो, यानी चालकत्व का मात्रक क्या भी हो गया? मो। इसी तरह से इसको जी से शो कर देते हैं। इसी तरह से रो का भी कुछ ना कुछ व्युत्क्रम होगा भैया। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे बोलते हैं बेटा विशिष्ट चालकता, या सिर्फ चालकता भी बोल देते हैं। ध्यान देना, रो का व्युत्क्रम। अब रो का मात्रक कितना है बेटा? ये लिखा हुआ है ओम मीटर, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा कि भैया ओम मीटर, और बेटा इनवर्स, ये किसका मात्रक हो गया? सिग्मा। ध्यान रखेंगे? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक चीज रह गई बेटा, धारा घनत्व रह गया समझाने से। धारा घनत्व तो ये भी समझा देता हूं, लोग कितनी देर लग रही है इसमें। धारा घनत्व कि भाई मान लो किसी बिंदु पर हमें करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, तो उस बिंदु के चारों ओर कोई क्षेत्रफल लो, एकांक, उसके अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा लो, यानी किसी बिंदु के परितः लिए गए एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J इज इक्वल टू, जिसको एकांक करना होता है बस उसे अपॉन में ले जाते हैं। ये आ गया बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। धारा घनत्व और ये यानी रिलेशन बिटवीन कौन कौन है भैया? सबसे पहले धारा घनत्व J, और दूसरा कौन है? चालकता का मतलब छिपा हुआ है विशिष्ट चालकता। बहुत ही सरल तरीके से करा दूंगा, मजा आ जाएगा आपका। थ्योरी खुद लिखना। माना है लंबाई का कोई चालक तार है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसके सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है, जिससे चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक ओम के नियम से। किसके नियम से? बोल के ना पढ़ रहे हैं बच्चे? क्या जानते हो कि भैया V इज इक्वल टू IR। फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्या? V अपॉन D कह दो या V अपॉन L कह दो। तो E इज इक्वल टू हुआ बेटा V अपॉन D, तो V की वैल्यू हो जाएगी D की जगह चालक की लंबाई। I को ऐसे ही लिखा रहने दिया। R अभी तो पढ़ा रॉयल अपॉन A, यानी रो L अपॉन A। देखना कुछ कैंसिल हुआ? जी हाँ। E को ऐसे लिख दिया बेटा I अपॉन A, इसको एक साथ लिख दिया। रो अभी बताया था कि रो का जो व्युत्क्रम होता है बेटा वही है विशिष्ट चालकता या चालकता। तो प्यारे बच्चों, आप रो की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सिग्मा। तो ये लिख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई I अपॉन ए बन जाएगा J। ये आ गया बेटा, एग्जाम में ये भी आता है। अरे ये मत रिवाइज कराओ भैया,
ये जो 2 क्वेश्चन है इन्हें मत रिवाइज कराओ, ये तो बहुत आसान है। आगे चलो। नहीं, मैं तो रिवाइज कराऊंगा भैया। आते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो नंबर में भाई श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए, ठीक है भैया। पहला प्रतिरोध जो है उसको बैटरी के धन टर्मिनल से, अरे ये बातें मत बताओ भैया इतनी आसान आसान। ए बी, अरे तुम्हारे लिए ही तो आसान है भैया, बच्चे तो हर तरह के हैं। ठीक है बेटा, श्रेणी क्रम में है तो धारा सब में समान, विभवांतर अलग अलग। कुल विभवांतर अगर निकालें कोई डैशिंग सा कलर में, मेरा फेवरेट कलर, अगर कुल विभवांतर निकालें V इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। चलो, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ओम का नियम, I तो सब में समान है, कॉमन ले लो, फटाफट करेंगे। I अपॉन में ले जाओ, ये देखो स्पीड कर ली बच्चों ने इस वक्त 2 टाइम, मुझे पता है दुगनी कर दी स्पीड क्योंकि आसान चल रहा है। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे क्या, वर्ड बाय वर्ड। ये यदि हम तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर R ओम का एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसके सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें भी I धारा प्रवाहित हो, तब क्या लिखोगे कि भैया V इज इक्वल टू IR। आपको चाहिए कितना, V अपॉन I। भाई ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। कुछ बच्चों ने तो वीडियो निकाल दी है वाली, इतना हिस्सा कि भैया हाँ निकाले, रटा पड़ा हमें। गुड, ठीक है बेटा। समांतर क्रम, शॉर्ट में ये भी समझ लेते हैं। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के जो सिरे होते हैं ना वो एक बिंदु से जुड़े होते हैं। पेन पेन पेन, माही बच्चे पेन, ये और ये है बेटा बी, ठीक। तो जब एक ही बिंदु से जुड़े हैं तो सबके सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। जी हाँ, तो जितना इसके सिरों पर है उतना ही, लेकिन धारा सब में अलग अलग जा रही, बट जा रही है। तो अब क्या लिखोगे यहां इस बार, कुल धारा, धारा धारा शुद्ध धारा कि भैया I1, प्यारे बच्चों ओम का नियम लगाओ, I1 की जगह V अपॉन R1। V कॉमन लेकर अपॉन में बच गया कितना, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही पुरानी वाली थ्योरी, तीनों के स्थान पर R ओम का एक ऐसा प्रतिरोध लगाओ जिसके सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा आई हो। तब चाहिए मुझे I अपॉन V, तो ये R इधर ले जाओ, बस ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। इस तरह आप देख रहे होंगे। श्रेणी क्रम में संधारित्रों अगर जुड़े हों तो तुल्य धारिता होती है 1 अपॉन C बराबर, उल्टा होता है। जो श्रेणी क्रम में है प्रतिरोधों के लिए है वो समांतर में होता है संधारित्रों के लिए, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना। अब हम इसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सेकंड पोर्शन के बारे में। सेकंड पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, विद्युत सेल। क्योंकि ये वीडियो हमारी बेटा किस प्रोस्पेक्टिव से है, अच्छा बताओ, बोर्ड एग्जाम। तो चूंकि ये थ्योरी वाला पोर्शन है, हमें क्विक रिवीजन करना है, तो हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं बहुत अच्छा हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ विद्युत सेल क्या है। रिकॉल करो क्या होता है
कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो निरंतर क्या करती है, सेल की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। एग्जाम्पल, टॉर्च देखिए, उसका स्विच ऑन करेंगे तो सेल होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में, तभी तो रोशनी प्रकाश आ जाता है। ये सारी चीजें इस तरह। तो है क्या विद्युत सेल बच्चों? ये हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। जैसे कोई भी चालक विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक वैसे ही सेल के भीतर जो द्रव भरा होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसको हम किससे शो करेंगे बालकों? स्मॉल आर से। ये किस किस चीज पर निर्भर करता है कि भाई सेल के भीतर जो द्रव है ये उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा सांद्र होगा द्रव, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, उनकी दूरी पर निर्भर करेगा, उनके क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ये सारी चीजें बेटा, ठीक है। तो ये हम थ्योरी में पढ़ लेंगे, मैंने ऑफलाइन क्लास में खूब अच्छे से सिखा रखा है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये आता है एग्जाम में। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई से शो करते हैं, ये क्या है? तो ये है बच्चों कि भाई किसी भी सेल द्वारा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं हम सेल का विद्युत वाहक बल। तो E इज इक्वल टू, जिसको एकांक करना होता है उसे अपॉन में बाल को, तो W अपॉन कितना हो गया, Q। Q नॉट ना लिखे, सिर्फ Q लिख देते। ये हो गया। Q है यहाँ पर आवेश, W यहाँ पर क्या है बेटा, कार्य। तो जूल पर कूलम, या सीधे सीधे कह देंगे इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कि सेल को, भाई सेल को अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, आवेश को भेजना है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब आगे ई, वी और आर में रिलेशन, कि भैया आपने ई तो बता दिया, आर के बारे में भी बता दिया है, ये तो बताया ही नहीं बेटा। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का, सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर। अरे टर्मिनल का मतलब ही सिरे होता है, ठीक। जैसे मान लो कोई सेल है, ये बाह्य परिपथ इस तरह बाल को, ठीक। तो ये हमने क्या बनाया है यहाँ पर, सेल। तो एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इन टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है प्यारे बच्चों, उसी को बोलेंगे हम सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब अगर हम बात करें ई, वी और आर में रिलेशन क्या है, आओ सीख लो। बहुत ही सरल तरीके से सिखा देता हूं बेटा। भाई सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो मैंने क्या बताया आपको, वो होगा कि भैया पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है। अब दो तरह के परिपथ हुए, एक बाह्य परिपथ और एक खुद सेल हो गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू है आपके पास W अपॉन Q, और W दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये हो जाएगा बच्चों W इंटरनल, या कहिए एक्सटर्नल लिख देते हैं, चलो इसको, और प्लस W इन का मतलब इंटरनल डिवाइडेड बाई Q। Q को अलग अलग अपॉन में लिख दो तो बच्चों आपको मिलेगा W एक्सटर्नल। ये हो गया भैया। देन E विल बी इक्वल टू,
यानी एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य वो होगा सेल का टर्मिनल विभवांतर, और ये है आंतरिक परिपथ में। इसको चलो स्मॉल v से मैं शो कर देता हूं, E को आप ऐसे ही लिखा रहने दो। V इज इक्वल टू बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है कितना हमारे पास कैपिटल R, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, तो प्यारे बच्चों ये रहा I इंटू R। आंतरिक परिपथ धारा उतनी है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये रहा स्मॉल r। I कॉमन ले लो भैया कॉमन ले लिया तो बचा यहां से R प्लस R। तो एक बहुत ही प्यारा सा यहां से फॉर्मूला आएगा, ये बात। तो ये फॉर्मूला निकल गया, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है बेटा, ठीक। लेकिन बात तो कर रहे थे ई वी और आर में रिलेशन की, लो वो भी आ जाओ। अगर हम बात करें बेटा यहां से, सिंस E इज इक्वल टू है V प्लस स्मॉल v। स्मॉल v क्या है, एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा सिर्फ I इंटू स्मॉल r। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा, आई आर इधर ले जाओ, E माइनस आई आर, ये भैया। तो ये फॉर्मूला हो गया E V और R में आवश्यक संबंध। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर भी होता है। वो कब होता है, जब सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, किसी बाह्य परिपथ से सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो। ये कब होता है भैया, रोज करते हो तुम लोग। तुम्हारे मोबाइल में क्या होती है, सेलों का संयोजन। जब एक साथ कई सेल होते हैं तो उनको बोलते हैं बैटरी। जैसे तुम्हारे घर में वो इन्वर्टर रखा होता है ना, आप उन्हें क्या बोलते हैं, बैटरा। गलत शब्द है, वो बैटरी है, उसमें कई सेल होते हैं एक साथ, ठीक है। तो सेलों का संयोजन, चाहे वो श्रेणी हो, चाहे वो समांतर हो, चाहे वो मिश्रित हो, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बैटरी। ठीक है। अगर सेल को, जैसे मोबाइल का आप चार्जर लगा देते हैं कि भैया मोबाइल को हम चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअली उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल में जो बैटरी है, सेल है, उनको चार्ज कर रहे हैं। यानी अगर किसी बाह्य परिपथ से सेल में धारा जा रही हो तो फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। एग्जाम में आता है, कैसे आएगा ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि भाई सेलों के श्रेणी और समांतर संयोजन से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में सेलों को श्रेणी क्रम में और किन परिस्थितियों में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स में आता है, कभी कभी कम नंबर में भी आ जाता है, तो जितना पूछेंगे आप उतना लिखेंगे। आओ सीख लो बेटा। अरे खाना वाना खा के बैठे हो, हाँ भैया एग्जाम आने, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो इसका मतलब खाना नहीं खाओगे क्या। अब तो और ज्यादा खाना खाना, खूब खेलना कूदना, स्वस्थ रहना और खूब पढ़ना है। ये हमारे पास सेल हैं, मैं समान सेलों के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबकी, यानी सबका विद्युत वाहक बल समान होगा बच्चों, ठीक है। सबका आंतरिक प्रतिरोध समान होगा। इनको हमने किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, ठीक है भैया। सारे के सारे सेल मैंने ऐसे जोड़े हैं क्योंकि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करें। ये इस तरफ को धारा जा रही है, ये हो गई भैया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम अगर इसके बाद बात करें बेटा, हम ऐसा करते हैं, पहले पूरे के पूरे जो परिपथ है उसका कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं। अरे स्पीड बढ़ा रखी है या नहीं, जी हाँ। कुल
विद्युत वाहक बल हम कभी नहीं लिखते। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्यारे बच्चों, जब सारे के सारे सेल एक ही दिशा में धारा भेज रहे हो और श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यानी ई एन सेल जोड़े हुए हैं मान लीजिए, तो कितना हो गया एन ई, क्योंकि ई को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तो 2E आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3E, n बार जोड़ेंगे तो n। कुल आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लो। सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अभी तो फॉर्मूला प्रूव किया था पीछे, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ। R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4, ये N है, ये हो गया NR। तो NR इनका है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है बाह्य परिपथ, तो हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध परिपथ का प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है भैया इसलिए इतना हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि भैया परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, वही ओम का नियम कि भैया V अपॉन R, अगर V नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक्चुअली बच्चों V की जगह परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, ये आएगा NE अपॉन कुल प्रतिरोध, वो कितना आया R प्लस NR। अब यहां पर 2 केसेस अराइज होंगे, कौन कौन से केस, पहले हमने लिखा केस 1, इफ द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट यानी बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बहुत ताकतवर हो, बहुत बड़ा हो, सभी सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से, अगर ऐसा है तब क्या होगा बच्चों कि भैया तब ये होगा I इज इक्वल टू, R की वैल्यू बहुत बड़ी है NR से, तो अगर जैसे मान लो मेरे पास कितने पैसे हैं, मान लो 5 करोड़ तो मान ही लेता हूं, इससे कम में क्या मानना है, 50 मानो, 50, मेरे पास 50 करोड़ रुपए और तुम्हारे पास 500 रुपए, तुम कह रहे हो भैया हमारे 500 रुपए भी आप रख लो, मैंने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, समझ रहे हैं ना, यानी कैपिटल R की वैल्यू NR से बहुत बड़ी है, तो अगर कैपिटल R में NR ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब कितना आएगा NE अपॉन सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा R, इसको मैं लिख सकता हूं N, ये हुआ E अपॉन R, जानते हो ये E अपॉन R क्या है, मैं बताता हूं, यह बेटा एक सेल से प्राप्त धारा, कि भैया ये तो ना होता, एक सेल से प्राप्त धारा, उसका फॉर्मूला तो ये होता है I इज इक्वल टू E अपॉन, अभी अभी तो पढ़ाया था आपने, तुम भी पागल बच्चे हो मेरे बेटा, R की वैल्यू NR से बहुत बड़ी है तो स्मॉल r से तो बहुत बड़ी होगी, यानी एक सेल से प्राप्त धारा जब ये बहुत बड़ी है बेटा, है ना, तो लगभग लगभग कितनी हो जाएगी E अपॉन R। इसका मतलब अगर आपने इस कंडीशन में केस 1 में 2 सेल जोड़ दिए हैं तो धारा कितनी होगी, 2 गुनी एक सेल की, और अगर 10 सेल जोड़ दिए तो जितनी एक सेल से धारा प्राप्त आ रही थी उससे कितनी गुनी हो जाएगी, 10 गुनी। ठीक है, केस 2, आओ केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है बच्चे, यदि अब की बार इसका रेसिप्रोकल, कि भैया बाह्य परिपथ का प्रतिरोध
सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कैसा है, कम है। आओ कर लो कम, तो I इज इक्वल टू, तब कितना होगा बच्चे, अब की बार ये बहुत छोटा, अब की बार तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए, मेरे पास 500 रुपए, मैंने कहा लो भैया 500 रुपए ले लो, तुमने कहा अच्छा भैया हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, जरूरत ही नहीं है, तो कितना रह जाएगा, अब की बार ये कम हो गया, तो NE अपॉन, चूंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है NR के कंपैरिजन में, N से N कैंसिल, ये E अपॉन R जानते हो क्या है, हाँ जानते हैं, ये है एक सेल से प्राप्त धारा, लगभग लगभग। अब आप सोच रहे होंगे, जो कि आप नहीं सोच रहे, मैं तो ऐसी तुक्का लगा रहा हूं, सोच ना रहे, कि भैया अभी तो एक सेल से प्राप्त धारा आप E अपॉन R कह रहे थे, कैपिटल R, यहाँ E अपॉन स्मॉल r को भी एक सेल से प्राप्त धारा कह रहे हैं। बड़े ढोलू बच्चे हैं मेरे, सारे ढोलू बच्चे मेरी ही किस्मत में पड़ गए। कैसे, क्या बेटा, एक सेल से प्राप्त धारा ये है, अब की बार r की वैल्यू बहुत छोटी है, बिल्कुल चुन्नी सी है, कैपिटल R, तो अब एक सेल से प्राप्त धारा लगभग लगभग E अपॉन स्मॉल r आ जाएगी। हाँ भैया अब आया समझ में, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने मान लो 50 सेल जोड़ रखे इस कंडीशन में, और धारा कितनी मिल रही है, कि धारा तो उतनी मिल रही है जितनी एक सेल से, वो तो क्या फायदा हुआ, एक ही सेल, 50 सेल भी वही काम कर रहे हैं जो एक सेल कर रहा है, तो इसका मतलब सेलों को अब श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कब, जब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो, तो कब जोड़ना चाहिए सेलों को श्रेणी क्रम में, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, यहां कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कि यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब आगे ये, अब हम बात करेंगे सेलों का समांतर संयोजन। आइए 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 जनाब, आइए कुछ हलवा पराठा खाइए, भैया को भी खिलाइए, पहले मुझे खिलाइए फिर खुद खाइए, कि भैया खाने पे बहुत ध्यान देते हैं आप। ओ भैया सारी लड़ाई ही खाने की हो रही है, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये रोटी के लिए जो कर रहे हैं। हाँ, आइए चलो भैया, अब हम लिखेंगे सभी सेलों का, ये कैसा कलर आया भैया, दिखाई भी दे रहा है, हाँ, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। हाँ भैया बताओ कितना होगा, कि भैया समांतर क्रम में सारे के सारे सेल समांतर क्रम में, पहला टर्मिनल अगर A से जुड़ा है तो दूसरा B से, तो भैया इस बार विद्युत वाहक बल सबके लिए कैसा रहा, समान, कितना ही हुआ E। अब मुझे कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बहुत सरल तरीके से करेंगे, बेटा मैं कितना मान लेता हूं, चलो R डैश मान लेता हूं, R डैश है, तब कितना आएगा, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला याद है, रटा पड़ा भैया, तो मुझे भी बता दो, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, पहला 1 अपॉन R, दूसरा 1 अपॉन R, तीसरा 1 अपॉन R। एक मिनट बेटा, सॉरी बच्चों,
कितने पदों तक आएगा ये? कि भैया ये आएगा n पदों तक। प्यारे बच्चों, अगर 1/r को 2 बार जोड़ेंगे तो 2/r, 3 बार जोड़ेंगे तो 3/r, 4 बार जोड़ेंगे तो 4/r, बस करो भैया, ऐसे तो शाम हो जाएगी। सीधे कह दो n बार जोड़ेंगे तो n/r, है ना। तो ये हो गया, बावले बच्चे मेरे, है नहीं, n/r। तो बालको r' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो, r/n, ये साहब, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, जुकाम हो गया मुझे लगता, ऐसा करो एक अदरक की चाय भिजवा दो बढ़िया, इलायची वगैरह डलवा के, है ना, लौंग वगैरह डलवा के। बेटा इस वाले हिस्से का प्रतिरोध तो आ गया है r/n, और नीचे वाले हिस्से का कितना है r, ये श्रेणी क्रम में। तो प्यारे बच्चों ये आ गया r प्लस कितना, r/n। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर परिपथ में प्रवाहित धारा कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, इस बार सिर्फ कितना है E अपॉन कुल प्रतिरोध, ये है बेटा। अब यहां से फिर से 2 केसेस अराइज होंगे कि भाई वो 2 केसेस कौन कौन से होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर केस 1, पहला केस वही पुराना जो अभी पढ़ा था हमने, इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r/n, तब बिल्कुल पिछले वाले का उल्टा आएगा। तब क्या आएगा बच्चों, अगर इस बार मेरे पास 500 करोड़ रुपए, तुम्हारे पास 500 रुपए, तो ये बहुत बड़ा है, तो r/n को छोड़ देंगे, यानी I विल बी इक्वल टू E अपॉन, कौन बड़ा है इस बार, कौन बड़ा है, कैपिटल R। ये क्या है बच्चों, लगभग लगभग ये है एक सेल से प्राप्त धारा। तो अब बताओ, आप 100 सेल लेकर आए हो, समांतर क्रम में जोड़ रहे हो, धारा मिल रही है वही जो एक सेल से प्राप्त हो रही थी, यानी 100 मजदूर वही काम कर रहे हैं जो एक मजदूर काम कर रहे हैं। अब तो भैया वो 99 मजदूर तो बेकार है, भगाओ ने, क्यों पैसा खर्च करना। तो यानी इस कंडीशन में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। तो फिर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या है, यदि R इज वेरी वेरी लेस देन, ये वाला उल्टा हो गया, तब अब की बार बाह्य परिपथ का प्रतिरोध नेग्लिजिबल है, उसको छोड़ दो, कैपिटल R छोड़ दिया बेटा, तो कितना रह गया, N पहुंच जाएगा ऊपर। लो ऊपर कहते ऊपर देख रहे हैं कि भैया कहाँ जा रहा है, वो ऊपर का मतलब अंश में पहुंच जाएगा N, और रह गया ये, तो I ये कितना हो जाएगा बेटा, N गुणा लगभग है ये एक सेल से प्राप्त धारा, यानी कि अब अगर आप एक सेल से 1 एम्पियर धारा प्राप्त कर पा रहे हैं तो 100 सेलों से उसका 100 गुना हो जाएगा। अब सही है, यानी निष्कर्ष क्या निकल के आया, कब जोड़ना चाहिए सेलों को समांतर क्रम में, जब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो, पिछले का उल्टा है, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो। कहीं समझ में आया या नहीं आया कि भैया अभी जो हलवा बनाया था वो खाने दो, पहले खा लो, नालायक को खा लो, भैया का मत ध्यान रखना। बेटा अब हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं
जिससे बोर्ड एग्जाम को बड़ा ही प्यार है, एकदम बहुत प्यार करता। किरचॉफ के नियम लिखिए, समझाइए इस तरह से। तो बेटा किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम मैंने लिख दिया कि विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। टीचर्स लड़ते रहते हैं कि बीजगणितीय का क्या मतलब है, सीधे सीधे योग लिख दो। अरे भैया वैसे तो ना लिखना भी कोई हिमालयन मिस्टेक नहीं है। एलजेब्रिक सम का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह सहित बीजगणितीय योग का तात्पर्य ये हुआ, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये इंडिकेट करने के लिए बीजीय योग का प्रयोग किया जाता है। अब कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब समेशन, योगफल। इस नियम को लगाते वक्त मान लीजिए इस तरह से हमारे पास, ठीक है बेटा, 1 मिनट, चाहिए तो दूसरा नियम आ गया। हमारे पास ये संधि है यहाँ पर, ठीक है, और धाराएं कितनी जा रही हैं? खूब सारी धाराएं। मान लो पहली धारा है बेटा I1, वो संधि की ओर जा रही है, I2 भी जा रही है, I4 दूर जा रही है, ये I5 भी। इतना लिखने के बाद देखेंगे इस नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लेते हैं बच्चों। तो बताओ कौन कौन पॉजिटिव हो जाएंगी? I1, ये दूर जा रही है, तो आप इसको ऐसे ना लिख सकते? ये हो गया। तो इस नियम का वैकल्पिक रूप कि किरचॉफ के नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। कितना आसान रहा। अब पूछा जाता है 1 नंबर में एग्जाम में कि भाई किरचॉफ का नियम किस राशि के संरक्षण पर निर्भर है, मतलब आधारित है? आप कहेंगे जितना आवेश आया उतना ही चला गया, संधि ने अपने पास कुछ नहीं रखा। तो ये पहला नियम आवेश संरक्षण, ना ना धारा नहीं, आवेश विद्युत भौतिक राशि क्या है? आवेश विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, बड़ा मजा आएगा। आइए, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी भी बंद पाश क्लोज्ड मैश के विभिन्न अवयवों के बीच जो विभवांतर है ना, कुल विभवांतर, उसका योगफल कितना होता है? 0। बीजगणितीय योग 0। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0। क्या लिया? सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि जितने भी अवयव हैं उन सभी के सिरों के बीच जितना विभवांतर है सबको जोड़ो, बराबर कितना होगा बेटा? 0। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया सिग्मा ऑफ आई आर, माइनस था तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, चलो सिग्मा ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? ई। आर चलो कैपिटल बना देते हैं। लो जी, बच्चे कह रहे हैं भैया आर ना कैपिटल बना दो। इसका मतलब परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, सुन लेना बेटा, उनके सिरों के बीच विभवांतर का योगफल परिपथ में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। आप इसको अल्टरनेटिव वे में ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चा। इसको अब अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे पहले नियम को लगाते समय कि संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, दूर जाने वाली निगेटिव, यहां क्या करेंगे सीख लो भैया के साथ।
इस नियम को लगाने के लिए आप परिपथ में पहले एक तीर का चिन्ह लगाएंगे, अर्जुन का तीर। किधर को लगाएंगे? जिधर मन करे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैं हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से घुमाकर निगेटिव टर्मिनल ऐसे लगाता हूं। यहां मर्जी है, मैं ऐसे लगाऊंगा। तो इस नियम को लगाते समय ध्यान रखेंगे, अगर बेटा ध्यान देना, धारा तीर की दिशा में बह रही है तो आई और आर का गुणनफल पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखोगे। और अगर धारा तीर की दिशा के विपरीत बह रही तो निगेटिव लेंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन और देख लो, इस वाले सेल से कितनी धारा गई? I1 पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, इससे बेटा I2। दोनों धाराएं संधि पर मिल गई। किरचॉफ के पहले नियम से कुल धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ये यहां पर I1 प्लस I2 भैया बट जाएगी, अपने अपने घर वापस। लो भैया, ये हमारा सर्किट कंप्लीट। तो मैंने तीर का चिन्ह लगाया और बताया, प्रतिरोध में अगर धारा तीर की दिशा में बह रही है तो उसे हम कैसा लेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, आई और आर को, अदरवाइज निगेटिव। ऐसे ही सेल के लिए सुन लेना, अगर तीर का चिन्ह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हो, छोटा निगेटिव, ऋण से धन में, तो ई पॉजिटिव लेते हैं। और अगर ऐसा हो धन से ऋण में प्रवेश कर रहा हो तो ई कैसा लेंगे? निगेटिव। क्या सिखाया? ये निगेटिव से पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो ई पॉजिटिव, जिसमें एंटर कर रहा है। तो हम लिखेंगे बेटा बंद पाश ए बी ई एफ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से सबसे पहला काम, सारे के सारे प्रतिरोध गिन लो। कितने प्रतिरोध है? दो ही नजर आ रहे हैं, 1 2। इसमें कौन सी धारा जा रही है भैया? कि भैया I1 प्लस I2 R। इसमें कौन सी धारा जा रही है? I1। सेल कौन सा है? सिर्फ एक है। कि भैया चिन्ह तो लगाए ना, वो तुम लगाओगे, मैं ना लगाऊंगा। ये वाला गुणनफल प्लस होना चाहिए या माइनस? कि भैया जो सिखाया था वो बताओ। अगर धारा तीर के चिन्ह की दिशा में बह रही है, इसमें धारा देखो इधर को आ रही है, एरो ए ये इसके पास से गुजर रहा है तो पॉजिटिव। ये वाला बेटा ऐसे जा रही है धारा, देखो है ना, और हमने एरो भी ऐसे लगा रखा है तो ये तीर के चिन्ह की दिशा में ही जा रही है, तो ये भी कैसा बेटा? पॉजिटिव। विद्युत वाहक बल तीर किस में प्रवेश कर रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ये तो हो गए भैया पहले समीकरण। अब इसके बाद लिखेंगे नीचे वाले में। चलो मेरे से पहले सोच लो आप। ये वाला भैया बी सी डी ई में, चलो किरचॉफ का नियम लगाओ। प्रतिरोध गिनो, प्रतिरोध इसमें दो ही है, एक ये वाला और एक ये। इसमें कितनी धारा जा रही है? I1 इंटू R। इसमें कितनी धारा जा रही है? I2। सेल केवल एक है, वो कौन सा है? कि भैया वो है E2। अब चिन्ह देख लो, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। ये ऐसे लगाया है, देखो ये एरो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसके पास से गुजरो ऐसे, धारा भी इधर को जा रही है तो ये गुणनफल पॉजिटिव। तीर ऐसे आया, धारा भी इधर को आ रही, ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। सेल का विद्युत वाहक बल ये निगेटिव से पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। लो भैया ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। बस इतना लिखना है, 4 नंबर फ्री के।
थोड़ी बहुत थ्योरी जो थी वो मैं जो बोली थी वो बीच में लिखनी पड़ेगी आपको, है ना बेटा। ये बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रिवीजन है, तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नोट्स तो आपके पास होंगे ही, देखो ठीक है। नहीं है तो आप फ़ोन करो, मैं फ़ोटो भिजवा दूंगा, ठीक। कि फ़ोन नंबर तो बताओ भैया, लो फ़ोन नंबर भी लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं कि सर है ना अच्छा रिवीजन हुआ है और हमारी बहुत हेल्प हुई है। तो आप अगर चाहोगे तो मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी बना दूंगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज। एक साइंटिस्ट है व्हीट स्टोन, उन्होंने अपने नाम से ही कि भाई एग्जाम में आता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, और कि भाई इसकी सहायता से आप किसी प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे आप, न्यूमेरिकल भी आते हैं खूब इस पर। तो सबसे पहले हम व्हीट स्टोन की रचना के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, 1 2 3 4, उन्हें क्या कर दिया, चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ दिया। चतुर्भुज के एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और एक विकर्ण को किससे, विकर्ण के सिरों को किससे जोड़ दिया बेटा, सेल से। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे, सेल कह दो, बैटरी कह दो, 2 जोड़ रखे हैं। ये तो हो गई रचना। अब क्या करेंगे, सिद्धांत के बारे में सुन लेना मेरी बात। लिखूं या ऐसे ही समझा दो, समझा ही देता हूं ना। रचना तो ये हो गई कि 4 प्रतिरोध होते हैं। 4 कैसे, चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ देते हैं। चतुर्भुज की एक विकर्ण के सिरों को धारामापी से और दूसरे विकर्ण के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। भाई इतना लिखेंगे, सिद्धांत, प्रिंसिपल। सुन लेना बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ऐसे कि चारों प्रतिरोधों को, जी हां, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, यानी उसकी सुई बिल्कुल मिडल में रहे। तो इस दशा में संलग्न, 2 संलग्न एक साथ जुड़ी हुई भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हुआ व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। कि हमारी समझ में ना आया भैया, अरे तो नोट्स खोल के बैठो ना, नहीं आया तो फिर से सुनो। कि भैया चतुर्भुज में जो 4 प्रतिरोध लगे उनको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं कि कोई सी भी 2, इनको मत लो आप, इन दोनों को ले लो, ये P और R को, अपॉन में R आ जाएगा, Q उधर चला जाएगा। 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। कब, जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, उस कंडीशन में। ठीक है बेटा, तो मैं इस सिद्धांत को प्रूव कर देता हूं। देखो अभी प्रूफ करने के लिए किरचॉफ का नियम यूज करेंगे हम। ऐसा करो, एरो लगा लो, किधर को लगाओ, जहां तुम्हें अच्छा लगे, यहां ऐसे लगा लो, कोई फर्क, सेल तो कोई है नहीं, लो मैं ऐसे ही लगा लेता हूं। तो पहले इस बंद पाश में और फिर इसमें हम किरचॉफ का नियम, ए बी डी ए में, चलो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या मिलेगा बच्चा। सबसे पहले आप प्रतिरोध गिन लो, कितने हैं, 1 2। अच्छा धारा और देख लो बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आई धारा गई, 2 रास्ते मिल गए,
मान लो इसमें धारा चली गई I1, इसमें I2, यहां धारा नहीं बटेगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य विक्षेप पर है, कोई करंट नहीं। अगर जरा सा भी विक्षेप हुआ ना गैल्वेनोमीटर में इधर या इधर, यानी धारा बह रही है, तो ये शून्य विक्षेप स्थिति में I1 इधर को निकल गई भैया। प्यारे बच्चों, इसी तरह से कोई इधर को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, दोनों करंट मिल गई, दोनों बहनें मिल गई थी। जो बिछड़ी थी ना ये यहां का I, फिर से वही I1 प्लस I2 यानी I हो गया बेटा। ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से पहला प्रतिरोध है P, धारा कितनी है I1, तो बच्चों ये हुआ I1 इंटू P। इसमें कौन सी धारा है I2 इंटू R बराबर सेल कोई है ही ना, कि भैया चिन्ह तो लगा दो, मैं नहीं लगाऊंगा, वो तुम बताओगे कि भैया अभी तो सिखाया कि अगर धारा तीर की दिशा में बह रही है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। ये देखो ऐसे जा रहा, ये तीर तो घूमकर ऐसे आ रहा है, धारा ऊपर जा रही है, तो ये हो गया निगेटिव। ये वाला ओहो एरो नीचे आ रहा है, धारा भी नीचे उसी दिशा में, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसको शिफ्ट करके इधर ले जाओ, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पक्षांतर कर लिया हमने। अब दूसरे में लगाओ, कलर चेंज कर ले, ये थोड़ा डार्क कर लेना। हमने लिखा बेटा बंद पाश, बोलो कौन से में बेटा, बी सी डी बी में। किरचॉफ के द्वितीय नियम से कैसे लगाएं, पहले प्रतिरोध देखो 1 2, इसमें तो कुछ है ही नहीं, धारा ही नहीं जा रही है, तो उसमें धारा I1 इंटू क्यू, इसमें कौन सी धारा जा रही है S, I2 इंटू S। सेल कोई है नहीं, चिन्ह बताओ पॉजिटिव, क्योंकि उसी तरफ धारा जा रही है। ओहो हम ऊपर जा रहे हैं घूमते हुए, धारा नीचे आ रही है, तो Q वाला निगेटिव, पॉजिटिव। पक्षांतर कर लो इसको इधर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये समझ लो। चलो बस जी, अब आप इक्वेशन फर्स्ट को बच्चों इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो। जैसे ही करोगे I1P अपॉन में आएगा I1Q, लिख ही दो भैया। यहां कितना है बेटा कि भैया ये है I2R अपॉन I2S, I2 से I2, I1 से I1। लो भैया, ये है व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और आता है इसमें कि भाई सेतु की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं और ये कब अधिकतम होती है। सोचो, आपने पढ़ा है क्या, पढ़ा है तो बताओ क्या होगा। पहले तो ये बताओ सेतु क्यों कहते हैं इसे, व्हीटस्टोन सेतु, ब्रिज क्यों कह रहे हैं, रिवर क्यों ना कह दे रहे हैं, बताओ, ये समुद्र क्यों ना कह दे रहे, सेतु। बेटा एक तरह से नहीं है, यहाँ पर ये पुल जैसी चीज मिल रही है। आप यहाँ पर आप ये कह दो कि धारा जो है ना इसके नीचे से होकर निकल जा रही, पुल के नीचे से, इसमें किसी तरह की कोई अवरोध उत्पन्न हो ही नहीं रहा, इसमें कोई धारा जा ही नहीं रही। जैसे होता है ना ब्रिज का काम क्या होता है कि भाई बिना, जैसे ओवर ब्रिज कब बनता है, जैसे स्टेशन है भाई, अगर जब ट्रेन आ रही होती है ना, तो क्या होता है, तो यहाँ की उधर के लोग रुक जाते हैं, और अगर यहाँ ब्रिज हो तो ट्रेन नीचे से निकल रहा है, ऊपर वाले यहाँ से निकल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। यही हो रहा है, धारा अपने आप बिना किसी को परेशान किए निकल जा रही है। ठीक है, इसलिए ब्रिज का यूज कर दिया।
सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो क्या होगा बेटा? सुग्राहिता। सुग्राहिता का अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह को उठे, जैसे मैं भी उनमें से, मैं बच्चा नहीं हूं मगर वे सुबह उठे और दे छींके और दे छींके और दे छींके, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी एकदम टेम्परेचर को सेंसिटिव यानी सुग्राही है, उसके प्रति ग्रहण कर लेती है टेम्परेचर में होने वाले परिवर्तन को। ऐसे ही बेटा अगर परिपथ में प्रवाहित धारा में जरा सा भी अंतर हो, यानी ये संतुलित अवस्था में ना हो, तो फट से क्या करेगा ये सेतु, क्या इसमें धारा में कुछ ना कुछ ये इसके शून्य विक्षेप स्थिति से हल्का इधर या इधर, यानी धारा मापी की सुई में तुरंत विक्षेप हो जाएगा। वो पकड़ लेगा कि पी क्यू और आर एस का अनुपात बराबर नहीं। इसे हम कहेंगे बेटा क्या? सेतु की सुग्राहिता। कब अधिकतम होती है? जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के बराबर होते हैं, तब सेतु अधिकतम सुग्राही होता है। तो ये रही बात बेटा इस पूरे चैप्टर की। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रूफ आता है तो जितना मैंने कराया इसी में से आएगा, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। इवन छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो मैं आपको 3 चैप्टर्स करा चुका हूं। देखिए अब मैं चौथे चैप्टर की वीडियो पर काम करूंगा। जो भी आपको कमी लगे वीडियो में तो मैं आपसे सीखूंगा, उसको सुधारूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं किस नंबर पे? मैंने पीछे भी आपको बता दिया था। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये थोड़ी कमी है कि इसको आप और सुधारिए और अच्छा करिए। हमें न्यूमेरिकल्स की वीडियो, प्रीवियस ईयर के वीडियो सब दीजिए आप, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों।